अभी हम लोग पेज 44 45 देखते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स। अभी है ना ये कॉमन साइजिंग है ना बहुत कॉमन होता है जब हम लोग रियल टाइम जॉब करते हैं तो, ठीक है, एज एन एनालिस्ट या एज एन इन्वेस्टर कॉमन साइजिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों को लगता है अरे क्या ही है, बहुत सिंपल है, बट उसका एनालिसिस बहुत डेप्थ तक जाता है। अभी मैं 1-2 वीक के अंदर ना जुबिलेंट फूड वर्क्स करके एक कंपनी है, पता है ना, डोमिनोज, तो वो उसका एनालिसिस है ना कॉमन साइजिंग के थ्रू बताने वाला हूँ, तो तुम लोग को समझेगा और डिटेल में। तो वो यूट्यूब का वीडियो भी मैं लिंक कर दूंगा, बट वो देख लो, तो उसमें और डिटेल में प्रैक्टिकली समझेगा कंपनीज के साथ। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कॉमन साइजिंग क्यों करते, क्या रीजन है करके, ठीक है। अभी 2 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी। अभी कॉमन साइजिंग करने का नाम से क्या समझ में आ रहा है कि 2 कंपनीज अलग साइज के होंगे, उसको अगर अपने को एक ही लेवल पे लेके आना है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साइजिंग करना। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेलिबरेटली मैंने इजी नंबर्स लिया है तो आपको देख के समझ जाएगा, बट अज्यूम करो ये यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10,000 है, तो दोनों कंपनी अलग साइज के हो गए ना। सपोज ये 100 करोड़ है, ये 1000 करोड़ है, ऑब्वियसली दोनों कंपनी के साइजेस अलग हो जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग कॉमन साइजिंग मतलब 2 कंपनीज को कंपेयर है ना एक ही इंडस्ट्री के करते हैं। मतलब कल को एशियन पेंट्स और डीमार्ट को नहीं कंपेयर कर सकते हो आप, आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक ही इंडस्ट्री में। तो फॉर एग्जांपल जुबिलेंट फूड वर्क्स को मैंने कंपेयर किससे किया है, देवयानी इंटरनेशनल बेसिकली पिज़्ज़ा हट, समझ में आया। बट मैंने उसको कंपेयर किया है बर्गर किंग के साथ भी, तो आप बोलोगे अरे बर्गर तो अलग हो गया, बट भाई दोनों QSR है ना, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है, तो वैसे कंपेयर किया है मैंने एक ही इंडस्ट्री। बट आप डीमार्ट और एशियन पेंट्स, डीमार्ट और एस्ट्रल पाइप्स ऐसे नहीं कर सकते, डीमार्ट और मोलटेक पैकेजिंग एक ही इंडस्ट्री के होने चाहिए वो। इतना समझ में आया। अभी 2 कंपनीज अलग साइज के, एक का सेल है 100 करोड़, एक का 1000 करोड़, है कि नहीं। तो तुम लोग को इसको कंपेयर करना है तो कैसे करोगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लेके आओगे। तो आप क्या करोगे, ये कंपनी को एज परसेंटेज ऑफ सेल्स करोगे, ये भी कंपनी को एज परसेंटेज ऑफ सेल्स करोगे। मतलब कैसे हो जाएगा पता है क्या, ए और बी सेल्स का 100% यहाँ पे, इसका भी 100%, बेसिकली 1000/1000, 100/100। इसको क्या करोगे 60/100, तो ये कितना हो गया 60%, ये कितना हो गया 50%, ये कितना हो गया 40, ये हो गया 50। अभी क्या है ना, बहुत इजीली आप कंपेयर कर सकते हो। अभी यहाँ पे देख के भी आपको समझ रहा है क्योंकि एक ही 0 का फर्क डाला है मैंने। सोचो बड़े बड़े नंबर्स में समझेगा ही नहीं आपको कि क्या हो रहा है दोनों में, बट अगर आप ऐसे करोगे ना बहुत इजीली समझ में आ जाता है। इसमें क्या दिख के आ रहा है, सपोज ये दोनों एक ही इंडस्ट्री में, आपको यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल दिखेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब ये कंपनी 1000 करोड़ की है ना, तो क्योंकि वो वॉल्यूम्स पे करता है अपना बिजनेस, तो वो माल भी सस्ते में उठा पाता है, तो उसका कॉग्स देखो कम बढ़ रहा है, 50% है उसके सेल्स का। वेराज ये कंपनी छोटी है तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल शायद नहीं मिल रहा है, तो 60% पड़ रहा है उसको खर्चा, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 40%, इसका 50%। समझ में आया क्या, हार्ड लग रहा है आपको। बस यही होता है कॉमन साइजिंग, बट इसमें बहुत नुआंसेस में जाके अपन देखते हैं। अभी CFA ने उतना डिटेल में नहीं दिया है, CFA ने सिर्फ इतना ही दिया है, तो अगर आप सीधा CFA पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ठीक है सिंपल सा कंसेप्ट है, बट ये कंसेप्ट से आप इतना इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो ना, कंपनी का कच्चा छीटा समझ में आ जाता है कि किधर कौन क्या कर रहा है कंपेयर करके। और सिर्फ और सिर्फ बाकी कंपनीज के साथ ही नहीं, अपना खुद का कंपनी लास्ट 5 साल में कैसे गया वो भी समझ में आता है। समझ में आ रहा है, मतलब कंपनी आपने 10 साल पहले चालू किया रहेगा तो आपका कॉग्स में रहेगा मे बी 60% आपके सेल्स का, लेकिन अभी आज 10 साल के बाद आपका कंपनी ग्रो कर रहा है तो आपका कॉग्स है सिर्फ 40%। मतलब आप बोल सकते हो अरे लास्ट 10 ईयर्स में ना मेरे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। सेकंड रीजन कुड बी रॉ मटेरियल जो मैं मंगा रहा था उसका खर्चा कम हो गया है, वो भी हो सकता है। हो सकता है टेक्नोलॉजी में मैंने ज्यादा डाला है टाइम और पैसा ज्यादा डाला है, जिसकी वजह से अभी मेरे को टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर प्रोडक्ट्स मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा पा रहा हूं और कॉस्टिंग वही रख रहा हूं, तब भी मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो एनालिसिस मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे एक ही चीज समझ में आता है, 10 अलग अलग चीजें निकल के आती है। हमको फिर देखना पड़ता है अलग अलग चीजें साथ में डाल के कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ऐसा समझ में आया क्या? अभी टेक्स्ट बुक ने क्या किया, ऐसे ही सबके साथ करना है, मतलब जैसा हर एक लाइन आइटम को करना है एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। जैसा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है ना, आगे नेक्स्ट चैप्टर में बैलेंस शीट है, तो उसमें हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, एवरीथिंग एज परसेंटेज ऑफ एसेट्स। समझ में आया, बट वो आगे देखेंगे। बट इतना क्लियर है क्या? किसी को कुछ डाउट है? तो इसको क्या बोलते हैं पता है अपन? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स। जब भी ये वर्ड देखोगे ना आप, मार्जिन मतलब एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। ग्रॉस मार्जिन से तेरा कितना
40%। 40% मतलब 100 रुपये का अगर माल बेचता हूँ जो 40 रुपया मेरा बचता है फैक्ट्री लेवल पे, उसके बाद बाकी के ऑपरेटिंग खर्चे अलग। तो ये शार्क टैंक सब देखोगे तो उसमें भी यही वर्ड्स यूज होएगा। क्लियर है क्या? अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो नॉर्थ कंपनी एंड साउथ कंपनी है। नॉर्थ कंपनी क्या है? 75 मिलियन का सेल्स कर रहा है, बराबर। साउथ कंपनी कितनी की कर रही है? 3.5 मिलियन। ऑब्वियसली साउथ कंपनी स्मॉलर कंपनी, बट उसका कॉमन साइजिंग जब किया तो बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट आया। देखो नॉर्थ कंपनी एंड साउथ कंपनी में नॉर्थ कंपनी का कॉक्स कितना है? 70%। साउथ कंपनी का कितना है? 20%। अभी आप देखोगे रिसर्च एक्सपेंस में कितना डाला है नॉर्थ कंपनी ने अपने सेल्स का? सिर्फ 5%। साउथ कंपनी ने डाला है 20%। तो ये लोग ने क्या कंक्लूजन डाला है मालूम है यहाँ पे, जो कि मुझे तो पूरा गलत लगा, बट मैं बता देता हूँ। जहां जहां पे मेरे को किधर श्वेजर गलत लगेगा अपने कंक्लूजन्स में, मैं आपको एक्सप्लिसिटली बताऊंगा, बट हम लोग देखते हैं क्यों, क्या, कैसे, सब रीजनिंग के साथ। तो टेक्स्ट बुक ने क्या बोला है? साउथ कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने सेल्स का 20% डाल रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सुपीरियर गुड्स हो रहा रहेगा, या तो उसको कॉस्टिंग कम पड़ रहा रहेगा, जिसकी वजह से उसका कॉक्स कितना हो गया है? सिर्फ 20% है अपने सेल्स का। वेरएज नॉर्थ कंपनी रिसर्च में कितना डाल रहा है? 5%, जिसकी वजह से उसका कॉस्टिंग कम नहीं हुआ है। देखो 70% है। मैं बताता हूँ ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? मैं बताता हूँ। अज्यूम करो ये सेम इंडस्ट्री के है ना, एब्सोल्यूट अमाउंट में रिसर्च में कौन ज्यादा डाल रहा है? भले ही नॉर्थ कंपनी 5% है, एब्सोल्यूट अमाउंट देखो कितना है? कितना है उसका? 3.75 मिलियन। इसका कितना है? 700K। तो आई एम वेरी श्योर कि नॉर्थ कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो अच्छा खासा डाल रहा है। इट्स जस्ट दैट उसका सेल्स इतना ज्यादा है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम दिख रहा है, ऐसा है वो एक्चुअल में। तो वो उन लोग ने एड्रेस नहीं किया CFA ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ में? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नेस्ले इंडिया, अभी नेस्ले इंडिया ने भाई ब्रांड बना लिया ना, मैगी वैगी में अभी चेंजेस लाएगा कितना? अभी क्या उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालेगा, कुछ अलग इनोवेट करेगा? नहीं जरूरत है ना तुम लोगों को, मालूम है, मुंह मत बनाओ, मजाक कर रहा हूँ, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इनोवेशन करने का जरूरत ही नहीं है थोड़े इसमें। FMCG में ना स्टार्टिंग में इनोवेशन करना है। एक बार टेस्ट पकड़ लिया सबने, उसके बाद तो छोड़नी नहीं है ना, उसमें तुम लोग कितना ही चेंजेस लेके आओगे। समझ में आ रहा है? तो ये या तो फिर अलग अलग इंडस्ट्री का कंपेयर कर रहे हो लोग, या तो सिर्फ तुम लोगों को एग्जाम्पल देना करके दे दिया है, बट ये लॉजिकली सही एग्जाम्पल नहीं है, ये भी आपको समझना है, क्योंकि एक्चुअल कंपनी आप देखोगे ऐसे नहीं मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल है। या तो ऐसा कुछ रहेगा कि इन लोग है ना खर्चा कॉग्स उनका ऑलमोस्ट सेम है, बट इन लोग R&D पे इतना कुछ डाल रहे कि बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट है इनका, कि ये लोग सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा रख रहे हैं। वो ही एक तरीका है जिससे उनका कॉग्स इतना कम आ सकता है, बट वो भी इतना कम नहीं आएगा। तो वो नॉर्थ कंपनी थोड़ी पागल है, सेम इंडस्ट्री में सेम प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। ऐसे रहेगा कि एक ये लोग साउथ कंपनी कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट बेचता रहेगा वो इंडस्ट्री में, ये थोड़ा कम प्रीमियम वाला बेचता रहेगा, ऐसा हो सकता है मैक्स टू मैक्स, बट दोनों सेम इंडस्ट्री में सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं बेचते रहेंगे। वो एग्जाम्पल यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है वो समझ में आया क्या? पक्का? उसके बाद है ना देखो 3 चीजें दी है ग्रॉस, अच्छा उसके ऊपर है ना एक चीज दिया है इफेक्टिव टैक्स रेट करके। टैक्स रेट्स है ना, हम लोग है ना देखो 2 तरीके का टैक्स रेट बोला जाता है। एक होता है स्टैट्यूटरी टैक्स रेट। स्टैट्यूटरी टैक्स रेट मतलब आपका स्टेट कितना टैक्स लेता है। सपोज इंडिया में कितना है 25%, राइट? बट इज इट द केस कि सब कंपनीज 25% भरता है? नॉट नेसेसरीली, राइट? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज SIS लिमिटेड, ठीक है? सिक्योरिटीज बेसिकली क्या करता है, गार्ड्स वार्ड्स देता है बाकी कंपनीज के लिए, ठीक है? अभी कैसा है, उन लोगों को है ना एक फाइनेंस बिल पास हुआ था 2019 देयर अबाउट्स में, 1920 में। उन लोग को बोला था कि आपका अगर हेड काउंट ये नंबर के ऊपर जाएगा तो तुम लोगों का टैक्स रेट 5% 6% पे लेके आ जाएंगे, कुछ ऐसा था। समझ में आया? तो 25% सब लोग नहीं भरते। स्टैट्यूटरी टैक्स रेट कितना बोलता है? 25, बट सब लोग इफेक्टिवली भरते क्या उतना? नहीं। तो इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से अपन ओपेक्स माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स। ये जो टैक्स है EBT का कितना परसेंट है? मतलब सपोज आपका EBT 100 है, बट आपने टैक्स सिर्फ 5 ही भरा है। भरा है मतलब ये एक्चुअली जरूरी भी नहीं है कि ये भरते हैं, ये अपन अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे गिनेगा? 5 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 5%। स्टैट्यूटरी टैक्स रेट मतलब क्या भाई, ये स्टेट इतना लगा रहा है, बट अपन भर कितने रहे?
5। इसमें भी चेंजेस हो सकता है कि अपन यहाँ पे बुक्स में दिखा रहे 5, एक्चुअली भर रहे 6, एक्चुअली भर रहे 4, वो सब भी होता है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा इनकम टैक्स जब हम लोग करेंगे डिटेल में। बट इतना समझ में आया क्या? इफेक्टिव टैक्स रेट 5 डिवाइड बाय 100, ये अपना ईबीटी है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उस पर कितना टैक्स भरा तूने? सिर्फ 5, तो कितना भरा अपन ने? 5%, दैट इज माई इफेक्टिव टैक्स रेट। स्टैट्यूटरी इज व्हाट, कि जो स्टेट दे रहा है। इतना समझ आया क्या? उसके बाद कंसेप्ट क्या क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। वैसे ही ईबीआईटी का दूसरा नाम क्या है कौस्तुभ? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है कि नहीं? ये मेरा कोर बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होएगा? ईबीआईटी अपॉन सेल्स। समझ में आप? तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन वुड बी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। सिंपल है, समझा? ये लिख लो। एक और कंसेप्ट बताना था मेरे को। ईबीटी क्या है? अर्निंग्स बिफोर टैक्स ना, उसको क्या बोलते हैं? प्री टैक्स इनकम। इसका दूसरा नाम क्या है? प्री टैक्स इनकम। बहुत बार है ना लोग है ना प्री टैक्स इनकम को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट्स। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि दो अलग कंट्रीज में, अगर दो अलग कंपनीज है अलग अलग कंट्रीज में, दोनों कंट्री का टैक्स रेट अलग लगेगा। तो एक को अगर टैक्स रेट कम लग रहा है, एक को ज्यादा लग रहा है, तो जिसको कम लग रहा है उसका नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। बट हो सकता है जो कंपनी ज्यादा टैक्स भर रहा है वो कंट्री में, वो एक्चुअली सुपीरियर कंपनी है, बट क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा है उसके वजह से नेट इनकम उसका कम आ रहा है कि नहीं? तो नॉर्मली जब दो कंपनीज अलग कंट्री के कंपेयर करते हैं ना, तो हम लोग क्या देखते हैं? ईबीटी देखते हैं इंस्टेड ऑफ नेट इनकम। प्री टैक्स देखना पड़ता है। समझ आया? जैसा एसआईएस का अभी मैंने एग्जांपल दिया, 5% भर रहा है एंड अभी तो वो कुछ रिबेट भी ले रहा है। रिबेट मतलब बेनिफिट मिल रहा है उसको, तो ईबीटी के ज्यादा उस ईबीटी है उससे ज्यादा नेट इनकम आ रहा है। समझ में आया क्या? नहीं तो नॉर्मली ईबीटी के बाद टैक्स कट के नेट इनकम होता है तो कम हो जाता है ना, इन लोगों का नेट इनकम उससे ज्यादा है। समझ में आया? रिबेट मिला उनको, बेनिफिट, तो ये भी होता है। तो एज अ कंपनी, अभी इन्वेस्टर पागल नहीं है, इन्वेस्टर को दिख जाएगा ये रिबेट है, रिबेट की वजह से नेट इनकम बढ़ा है, तो मार्केट को पसंद नहीं है, वो मार्केट ने गिराया उसको, ये भी होता है। तो मार्केट लॉन्ग टर्म में बहुत शाना होता है, शॉर्ट टर्म में कभी कभी इधर उधर चले जाते हैं वो लोग, कुछ भी कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में ऑलवेज इंटेलिजेंट रहते हैं मार्केट। ये क्लियर है क्या? डन। अभी हम लोग लास्ट कंसेप्ट देखेंगे, पेज 46-47, और है ना उसमें है ना 46-47 पे आप देखोगे ना दो कंसेप्ट दिया है, यूएस गैप एंड आईएफआरएस करके। वो है ना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये जो है ना दिख रहा है अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, ये हम लोग बैलेंस शीट के चैप्टर में डिटेल में करने वाले, तो यहाँ पे मैं नहीं करा रहा हूँ वो। समझ आया? तो वो यूएस गैप एंड आईएफआरएस की तरह आप लिख सकते हो कि वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में कवर होगा। यहाँ पे हम लोग कौन सा कंसेप्ट कवर करने वाले? अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम करके। अभी प्लीज यहाँ पे सब लोग ध्यान दो। सेल्स, कॉग्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग खर्चा, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स विल गिव मी नेट इनकम, बराबर। अभी ये नेट इनकम 200 है, 200 में से डिविडेंड सपोज 50 है, बाकी का किधर जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स है मेरा, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, बराबर है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ पे जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी के अंडर। अभी है ना आपको समझना है, देयर आर 4 लाइन आइटम्स, जो ऐसे लाइन आइटम्स हैं जो यहाँ पे से पास ही नहीं होता। 4 ऐसे लाइन आइटम्स है। नॉर्मली अगर अपन कुछ बेचते या अपने को इंटरेस्ट पे करने का है या इंटरेस्ट मिलने वाला है या गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड है, गेन फ्रॉम सेल ऑफ पीपीएनडी है, वो सब कुछ इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने के बाद ही इक्विटी में जाएगा ना। यहां पे रिफ्लेक्ट होगा नेट इनकम में, और वो नेट इनकम से कहां पे जाने वाला है? रिजर्व्स में ना। यहां पे नेट इनकम है, उधर से जितना रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कहां जाएगा? रिजर्व्स में जाएगा। वो कहां के अंडर आता है? इक्विटी। मतलब यहां से होके यहां पे जाना पड़ेगा ना। बट 4 ऐसे लाइन आइटम है जो अपन यहां पे लेंगे ही नहीं इनकम स्टेटमेंट में, और डायरेक्ट कहां पे राउट करेंगे? इक्विटी के अंडर ओसीआई करके, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। समझा? 4 ऐसे लाइन आइटम है। सबसे फर्स्ट चीज समझना है, ये चारों के चारों लाइन आइटम अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड का डिफरेंस बताता हूं। अगर आपने एक स्टॉक खरीदा है 100 रुपए का, वो स्टॉक हो जाता है 120 रुपया। आपने बेचा है क्या अभी तक? नहीं, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है? 20। उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन। रियलाइज्ड मतलब क्या? 100 रुपए का 120 है, बेच दिया और पैसे आ गए, उसको बोलते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट 20। समझा? यहां पे जो चारों लाइन आइटम है वो क्या है? अनरियलाइज्ड। इतना क्लियर है?
अभी वो चारों के चार लाइन आइटम ना, उसमें से जो फर्स्ट दो लाइन आइटम है ना, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है लेवल 2 में, समझ में आया, बहुत डिटेल में। बट यहाँ पे हम लोग, मैं आपको एक जिस्ट दे दूंगा कि ये चारों लाइन आइटम होता क्या है करके, सो दैट आपको समझेगा। अभी सबसे फर्स्ट क्या है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन्स एंड लॉसेस। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, वो वर्ड ट्रांसलेशन को अंडरलाइन करो। अभी बहुत लोगों को है ना ट्रांसलेशन के जगह पे ट्रांजैक्शन लगता है। बहुत लोगों को लगता है ये लाइन आइटम को देख के कि मैंने अगर एक्सपोर्ट किया, मैंने अगर माल बेचा फॉरेन कंट्री में, तो पैसे आएंगे ना डॉलर्स का कन्वर्ट होके, तो उसके रिलेटेड लगता है लोगों को, वो गलत है। उसके रिलेटेड जो प्रॉफिट्स एंड लॉस होता है ना, वो इनकम स्टेटमेंट से पास होके आता है। फॉरेक्स करेंसी मतलब ऐसे आएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन गेन्स और लॉसेस, वो इनकम स्टेटमेंट से होगा। ये क्या है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है, ऐसे करके समझो अभी मैं जो बोल रहा हूं। इंडिया में मेरा एक कंपनी है, ठीक है, एंड है ना मेरा काफी बड़ा कंपनी ऐसे समझते हैं, एंड मैंने एक छोटा सा यूएस में भी कंपनी है जिसको मैंने एक्वायर कर लिया है, छोटा सा कंपनी है वो, तो वो पूरा का पूरा 100% मैंने एक्वायर किया है। जब मैं 100% एक्वायर करता हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी। सब्सिडरी वर्ड मतलब है मैं कंट्रोल करता हूँ वो कंपनी को, मतलब मेरा ही चलेगा वहां पे, जो मैं बोलता हूँ वही होएगा। समझ आया? अभी एवरी 31 मार्च को मेरे को बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और वो एज ऑफ 31 मार्च मेरे को बताना पड़ता है ना क्या क्या है करके। तो है ना, एक होता है स्टैंड अलोन बेसिस, एक होता है कंसोलिडेटेड बेसिस। स्टैंड अलोन मतलब क्या, मेरा सिर्फ इंडियन कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये जानना है। कंसोलिडेटेड मतलब क्या, मैंने जिसको जिसको एक्वायर किया है, या जिधर जिधर मेरा 40-50% स्टेक है, 30% स्टेक है, सब कुछ मिला के। अभी अपने केस में एक सब्सिडरी है जो 100% में एक्वायर करके बैठा हूँ, वो लेकिन यूएस बेस्ड है ना, तो मैं यूएस डॉलर्स में उसको करूंगा कि आईएनआर पे करना पड़ेगा। जब मैं मेरे बुक्स में दिखा रहा हूं तो आईएनआर पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो इंडियन कंपनी हूं। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो भी मेरे को बताना पड़ेगा नंबर्स, वो नंबर्स सारे आईएनआर पे होंगे, लेकिन वो कंपनी तो डील करती है डॉलर्स में ना, तो उसके रिलेटेड कन्वर्जन जो मैं करूंगा, उसके रिलेटेड जो प्रॉफिट्स एंड लॉस दिखेगा ना कन्वर्जन के वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। अभी एक्चुअली बेचा अच्छा है क्या, कुछ नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहे, कन्वर्ट करके दिखा रहे। समझ में आया? तो उसके रिलेटेड जो प्रॉफिट्स एंड लॉस है वो अनरियलाइज्ड है ना, एक्चुअली तो थोड़ी बेचा या कुछ किया, अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अकाउंटिंग के लिए किया है। तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन्स एंड लॉसेस, एंड वो अनरियलाइज्ड है। तो वो एक लाइन आइटम है, उसके रिलेटेड जो भी दिखेगा ना वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा, वो क्या होएगा, डायरेक्ट ओसीआई के अंडर आ जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन्स एंड लॉसेस। अभी उसका अकाउंटिंग कैसे होना है वो लेवल 2 में पूरा एक चैप्टर है, डिटेल में दिया हुआ है एक एक, तो वो मैं वहां पे जब आओगे लेवल 2 में तब बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट वाला समझा क्या? अभी सेकेंड लाइन आइटम पे चलते हैं, एडजस्टमेंट्स फॉर मिनिमम पेंशन लायबिलिटी, ठीक है। अभी पेंशन लायबिलिटी है ना, देखो पेंशन है ना 2 तरीके से चलता है, ठीक है। अभी ऐसे अज्यूम करते तुम लोग एम्प्लॉइज है, मैं एम्प्लॉयर है, ठीक है। 2 तरीके का पेंशन चलता है, एक होता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट। पूरा वर्ल्ड अभी डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है, बट ये जो लाइन आइटम है ये स्पेसिफिकली डिफाइंड बेनिफिट के टुवर्ड्स बता रहे। पहले तो वो मैं बता दूं, अभी ये दोनों का डिफरेंस क्या आप बोलोगे, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट क्या है। सबसे पहले आते हैं डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एम्प्लॉयर के सर माथा फोड़ी नहीं है एम्प्लॉयर को डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन में। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन नाम से क्या समझ में आ रहा है, आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डिफाइंड है। कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन भाई, अभी सपोज दशरथ 30 ईयर्स के, वो नेक्स्ट 30 ईयर्स मेरे साथ काम करते हैं, तो अभी वो काम करने के बाद पेंशन तो देना पड़ेगा, तो वो पेंशन के लिए मुझे अभी से कॉन्ट्रीब्यूट करते रहना पड़ेगा, बराबर है ना। एज एन एम्प्लॉयर मेरे को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैंने दे दिया ना मेरे एंड से जो मेरे को देना था, उसके बाद मेरा टेंशन खत्म। तो कैसे होता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन में, 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होंगे, सिंपल इसमें बता रहा हूं मैं, एकदम घुस के नहीं बताने वाला हूं। 3 म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। मैं दशरथ को बोलूंगा, दशरथ आपके रिस्क के हिसाब से आपको क्या लगता है ये तीनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको डालना है, आप बोल दो। हर साल का जितना भी डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है मैं उधर डाल दूंगा, आपका भी एक हिस्सा जाएगा, मेरा भी एक हिस्सा जाएगा। लेकिन 30 ईयर्स के बाद वो जो म्यूचुअल फंड है कितना ग्रो होता है वो मेरे सर पे मत आना, तू डिसाइड कर, मैं उधर डाल दूंगा, खत्म हो गया बात।
मतलब मैंने मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया है, मैंने उसको ऐसा कुछ डिफाइन किया क्या 60 ईयर्स के बाद ना तेरे को मैं 2 करोड़ हर साल दे दूंगा, या जो भी है, 2 करोड़ तो ज़्यादा हो गया, 10 लाख या हर साल में दूंगा, ऐसा कुछ बोला है क्या मैंने? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आज के तारीख में ना कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दूंगा। इसमें एम्प्लॉयर का ना सिर्फ एक स्टेप का माथाफोड़ी है कि कॉन्ट्रीब्यूशन उसने डिफाइन किया, अब खत्म। समझ में आया क्या? लेकिन ये जो लाइन आइटम है उसके रिलेटेड नहीं, ये जो लाइन आइटम है डिफाइंड बेनिफिट के टूवर्ड्स है ज़्यादा। तो अभी मैं बताता हूँ डिफाइंड बेनिफिट क्या होता है। डिफाइंड बेनिफिट में क्या हो जाता है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो उसको करनी ही है, लेकिन 60th ईयर के बाद उसको हर साल कितना मिलना चाहिए वो भी मैं डिफाइन करूंगा, और मेरे को आई हैव टू मेक श्योर कि उसको वो मिले। नहीं मिलेगा ना तो मेरे को और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर चॉइस नहीं दे सकता ये 3, मैं खुद से ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे को। अगर सपोज आज वो 30 है, नेक्स्ट 30 ईयर्स वो मेरे साथ अगर जॉब करता है, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी उसका जो भी रहेगा उसका इंटू नंबर ऑफ ईयर्स वर्क इंटू सर्टन परसेंटेज, ऐसा होता है कैलकुलेशन उसका, उतना उसको हर साल मिलेगा एज पेंशन। तो मेरे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ये मैं कैलकुलेट अभी कर सकता हूँ क्या 100% एक्यूरेसी के साथ? नहीं। तो ये करने के लिए एक्चुअरीज करके एक टीम बैठता है जो ये करता है। वो लोग क्या क्या अजम्पशंस लगाते हैं कि भाई एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबके सब थोड़ी ना 30 ईयर्स में आए मेरे पास, एक तो ऐसा नहीं होगा, सबके सब थोड़ी एंड तक काम करेंगे 60 ईयर्स तक, है कि नहीं? थोड़े लोग बीच में 1 साल में छोड़ के जाएंगे, बराबर ना, तो उन लोग को पेंशन नहीं है। तो एक सर्टेन एज रहता है कि इतना आपको काम करना है, इतना टेन्योर काम करने के बाद ही और लायबल टू गेट पेंशन, बराबर। तो अजम्पशंस में बहुत कुछ जाएगा। अजम्पशन में क्या क्या जाएगा? अभी ये सिर्फ दशरथ नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉइज है, 1000 एम्प्लॉइज है, तो उसमें बहुत सारे अजम्पशंस जाएंगे ना कि भाई सैलरी कितने से बढ़ेगा ऑन एन एवरेज, लोगों का सैलरी 8-9% से बढ़ाना चाहिए या 10% बढ़ाना चाहिए, जो भी है। अगर तुमने सैलरी अजम्पशन सिर्फ 2% से बढ़ाने का दिखाया तो अजम्पशन ही गलत है। कोई मानेगा क्या एम्प्लॉय 2% इंक्रीमेंट में? नहीं ना। तो वो अजम्पशंस भी करेक्ट होना चाहिए। तो वो अजम्पशंस के हिसाब से मेरे को एक अमाउंट मिलेगा कि भाई ऑन एन एवरेज 60th ईयर में, ऑन एन एवरेज 60th ईयर पे मेरे ऊपर इतने का लाइबिलिटी है, सपोज 100 करोड़ का लाइबिलिटी है 60th ईयर में, मतलब आज से 30 साल बाद। तो आज के तारीख में उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो मेरे को दिख रहा है कि आज के तारीख में मेरा लाइबिलिटी है, सपोज ऐसी रैंडम ले रहा हूं 5 करोड़, मतलब आज के तारीख में मेरा लाइबिलिटी है 5 करोड़, जो मेरे को 30th ईयर में कितना देने का है लोगों को? 100 करोड़। मतलब एक डिफाइंड बेनिफिट हो गया ना। अब ये कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम लोग को लेवल 2 में, बट एक लाइबिलिटी हो गया। कंट्रीब्यूशन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट दे दिया, बात खत्म। यहाँ पे एक लाइबिलिटी बन रहा है मेरे ऊपर। हो सकता है ये आगे जाके कम हो, जितना एक्चुअरीज वालों ने सोचा था ना कि अगर सपोज 1000 एम्प्लॉइज है, उन्होंने सोचा रहेगा 900, सपोज सोचा रहेगा कि 600 लोग पूरा काम करेंगे, 400 लोग बीच में छोड़ के जाएंगे। हो सकता है 400 नहीं 600 लोग छोड़ के गए, तो उन लोग पेंशन को लायबल ही नहीं है, तो अपना लाइबिलिटी कम भी हो सकता है। बट ये आज के तारीख में हम लोग एक अजम्पशन रख के ही चलेंगे ना। तो अगर 5 करोड़ का लाइबिलिटी एज ऑफ टुडे है, मेरे पास उतना कंट्रीब्यूशन करने जितना पैसा होना चाहिए, और वो कंट्रीब्यूट कहां पे करना पड़ेगा मुझे? कोई तो म्यूचुअल फंड में करना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है क्या? मेरे को एक बड़ा कोई म्यूचुअल फंड के पास जाना पड़ेगा, सपोज एक्सिस जैसे कंपनी के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा देख भाई मेरे को 30 ईयर्स के बाद 100 करोड़ बनाने का है, तो आज के तारीख में मेरे को कितना कंट्रीब्यूट करना है ये तुम लोग बताओ अपना एवरेज लगा के। तो म्यूचुअल फंड वाला बोलेगा ऑन एन एवरेज है ना निफ्टी 50 कुछ 9-10% कमा के देता है, हम लोग आपको 12% कमा के देंगे कम रिस्क में। तो 12% रिटर्न्स के हिसाब से 30 साल में आज के तारीख में आपको कितना देना पड़ेगा? समझा हिसाब कैसे चलता है? तो लगभग ऐसे होता है। तो आज के तारीख में आपको पेंशन एसेट कितने का बनाना पड़ेगा? अगर लाइबिलिटी 5 करोड़ है तो एसेट आपको उतना या उससे ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो सपोज आप क्या करते हो 5.5 करोड़ इन्वेस्ट करते हो, किसके साथ? एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ। तो यहाँ पे आपने पैसे तो दिए, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो गया ही गया। अभी कल को मार्केट अगर गिर गया तो लायबिलिटी तो नहीं गिरेगा ना। लायबिलिटी गिरने के लिए क्या होना पड़ेगा? लोग जॉब छोड़ के जा रहे तो पेंशन, जॉब छोड़ के जा रहे या तो डेथ हो रहा है, वही हो सकता है। और ये अजम्पशन थोड़ी लेके चल सकते हैं अपन, वो अजम्पशन लेके नहीं चल सकते ना। तो लायबिलिटी तो बढ़ेगा ही, बट मार्केट अगर गिर गया तो एसेट अपना गिरा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा एज एन एम्प्लॉयर। तो माथाफोड़ी किस पे? एम्प्लॉयर पे आता है। तो क्या हुआ है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड अगर आप ट्रेंड देखोगे ना, पेंशन एसेट का वैल्यू लायबिलिटी से कम रहता है, क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है? रिस्क बढ़ा देते कि रिस्क की स्मॉल कैप मिड कैप में डाल दो, जबकि अलाउड नहीं है ऐसे करना।
बट ज्यादा मिड कैप्स में डाल रहे ताकि रिस्क ज्यादा रिया तो रिटर्न्स भी ज्यादा हो जाएगा। सोच के देखो ना, इसमें अगर रिटर्न ज्यादा मिलते गया तो मेरा एसेट बढ़ जाएगा ना लाइबिलिटी के टूवर्ड्स, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर को नेक्स्ट टाइम कंट्रीब्यूशन कम करना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ में आया क्या? तो ये लाइन आइटम का मतलब क्या है वो मैं बताता हूं। अब ये लायबिलिटी जो मैं लेके आया 5 करोड़, इसमें सर्टेन अजम्पशंस गए, जैसे क्या, सैलरी इंक्रीज का अजम्पशन मैंने लिया है सिर्फ 8%। अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में देख रहे सबको सैलरी ज्यादा मिलने लग गया है, तो हम लोग 8% इंक्रीमेंट का अजम्पशन निकालना पड़ेगा ना हम लोगों को। क्या करना पड़ेगा, 8 के जगह पे 10, और अगर हमने अजम्पशन चेंज किया क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? यहाँ पे बढ़ेगा ना, क्योंकि सैलरी इंक्रीज ज्यादा होएगा। सैलरी इंक्रीज पे पेंशन डिपेंडेंट है, तो सैलरी इंक्रीज हो गया तो पेंशन ज्यादा देना पड़ेगा, पेंशन ज्यादा तो मेरे सर पे लायबिलिटी ज्यादा, तो उसके रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है ना वो आएगा इसमें ओसीआई में। ऐसा समझा? एक्चुअल में अभी कुछ हो रहा है क्या? नहीं, सब अनरियलाइज्ड है। दूसरा क्या हो सकता है, हम लोग अभी एक्चुअरीज वाले, सपोज एक्चुअरीज का टीम है, वो बोलता है कि 60 ईयर्स के बाद ना ऑन एन एवरेज 20 साल ही जिएंगे, ऑन एन एवरेज एम्प्लॉइज, ठीक है। लेकिन अभी मेडिकल एडवांसमेंट आ गया है, लोग मर ही नहीं रहे, 80 का 90 95 जी रहे, तो टेंशन आ गया एम्प्लॉयर को, आ गया भाई लोग तो पहले 20 जी रहे थे, अभी तो 35, तो और ज्यादा लायबिलिटी बढ़ेगा। तो वो भी एक अजम्पशन है, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, बट यू नेवर नो ना आगे क्या होएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो उसके रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है वो क्या होएगा, जो इसके लायबिलिटी के टुवर्ड्स है वो कहाँ पे आएगा, ओसीआई में जाएगा। समझ में आया क्या है, एडजस्टमेंट्स फॉर मिनिमम पेंशन लायबिलिटी, ऐसे करके समझो, इजी है। एग्जाम में ना कोई क्वेश्चन इसके अराउंड शायद ज्यादा नहीं आएगा, आएगा तो भी आगे के चैप्टर में है थोड़ा, वो मैं सिखाऊंगा, बट एकदम डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं है, पूरा लेवल 2 में आता है हमको कैलकुलेशन। उसके बाद थर्ड इज अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम कैश फ्लो हेजिंग डेरिवेटिव्स। अभी डेरिवेटिव्स का बेसिक्स नहीं पता आपको, तो मैं एकदम ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव्स इसके बाद करेंगे, इसके बाद कॉन्ट्स करेंगे, कॉन्ट्स के बाद डेरिवेटिव्स करना है। सिंपल अभी के लिए समझो, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है मालूम है? नॉर्मली ये बनाया क्यों गया है डेरिवेटिव प्रोडक्ट, एज अ कंपनी मेरे को रॉ मटेरियल का भाव को हेज करने का है। अपने आप को अगर प्योर तरीके से हेज करना है, मतलब रिस्क से बचना है, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पे अपन जाते हैं। समझ में आया? तो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे अगर अपन उतर रहे तो एक काउंटर पार्टी भी होता है, दोनों का व्यू पॉइंट अलग रहना पड़ेगा। मुझे लगना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सिंपल समझते हैं, अभी ऐसे करके समझते, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हम लोग आगे डिटेल में करने वाले। सप्लायर है और बायर है, अंडरलाइंग है अपना आयन, एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। 3 महीने के बाद बायर को खरीदने का है आयन। 3 महीने के बाद बायर को क्या लग रहा है, आज के तारीख में बायर को क्या लग रहा है, भाई अभी एक्स अमाउंट है आयन का पर किलो, आगे जाके बढ़ने वाला है, तो एक काम करते हैं ना, अभी है ना मैं कोई काउंटर पार्टी को ढूंढता हूं और एक अमाउंट लॉक कर देता हूं। सपोज तुम लोग लॉक करते हो 100 रुपए में, ठीक है। तो बायर को क्या लग रहा है कि 3 महीने के बाद ना 110 120 चला जाने वाला है, तो मेरे लिए तो अच्छा है ना भाई, मैंने 100 पे लॉक कर दिया आज के तारीख में, मतलब आज के तारीख में मैंने लॉक कर दिया कोई काउंटर पार्टी के साथ कि भाई 3 महीने के बाद मैं कितने में खरीदूंगा आयन, 100 रुपए में। मतलब जो बायर का व्यू पॉइंट क्या है कि भाव बढ़ेगा, तो सेलर का भाव व्यू क्या होना चाहिए, सेलर तो ही आएगा ना कॉन्ट्रैक्ट में, सेलर का व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, 3 महीने के बाद भाव गिरेगा, तो सेलर बोलते हैं अच्छा ना यार 100 रुपए में बेच पाऊंगा। अगर सेलर को भी लग रहा है भाव ऊपर बढ़ेगा तो पागल है जो 100 रुपए में जाएगा, वो बोलेगा भाई मैं मार्केट में बेचूंगा ना, तेरे को क्यों बेचूंगा। तो दोनों का व्यू पॉइंट अलग होना चाहिए, इतना समझा क्या? इसी को हम एक बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यही होता है एक डेरिवेटिव विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन, जो अपने केस में आयन है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का है, अभी फर्स्ट मंथ में ही भाव चला गया 110, फर्स्ट मंथ में ही भाव चला गया 110, कौन खुश रहेगा, बायर ना, वो बोलेगा सही है भाई अभी 110 चला गया, मैं तो 100 में खरीदने वाला हूं, कितने का प्रॉफिट है 10, बट वो रियलाइज्ड है कि अनरियलाइज्ड, बस वही है ये थर्ड लाइन आइटम। ऐसे समझा क्या? सिंपल वे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम कैश फ्लो हेजिंग डेरिवेटिव्स, डन है। फिर फोर्थ पॉइंट, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी। अब ये जो फोर्थ लाइन आइटम है ना,
वो मैं बैलेंस शीट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बैलेंस शीट में इसका बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ऐसे 3 अलग अलग चीजें दिया है। वो क्या है, क्यों है, कैसा है, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद ये कनेक्ट कराऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ऊपर ऊपर से बता के कोई मतलब नहीं है। वो पूरा चैप्टर में हम लोग करने वाले बैलेंस शीट में। तो वो जो थर्ड लाइन आइटम देखा हमने, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम कैश फ्लो हेजिंग डेरिवेटिव्स, वो भी ओसीआई में आएगा। वर्ड देखो, इट इज अनरियलाइज्ड, रियलाइज्ड रहेगा तो कहां पे आएगा, तो अनरियलाइज्ड है करके। तो ये स्पेसिफिक 4 लाइन आइटम्स हैं। फोर्थ क्या है, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेल। वो अवेलेबल फॉर सेल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब मैं बैलेंस शीट में बताऊंगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट 3 लाइन आइटम तो समझ में आया। फोर्थ अभी के लिए होल्ड पे रख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, पेज नंबर 47 जो है उसमें कैलकुलेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा यहाँ पे प्लीज देखो, ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर आप नेट इनकम मतलब 1 साल का कितना कमाई हुआ, नेट इनकम टोटल प्लस ओसीआई करोगे, नेट इनकम प्लस ओसीआई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इतना याद रखने का, नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहाँ पे वो लोग क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, पेज नंबर 47, कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ढूंढो। तो एक बार करो 2-3 मिनट्स लेके, फिर मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 47 का क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रहे हो लोग, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ना। नेट इनकम कितना है, 1000। इसमें मेरे को सिर्फ ओसीआई ऐड करना है। अभी है ना, वो लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, देखो, डिविडेंड्स रिसीव फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी। डिविडेंड्स रिसीव्ड मतलब क्या है, रियलाइज्ड है कि अनरियलाइज्ड, रियलाइज्ड। डिविडेंड्स मिल गया ना, तो वो ऑलरेडी इधर आ गया रहेगा। इधर मतलब सेल्स में नहीं, इनकम स्टेटमेंट में आ गया रहेगा। वो इनकम स्टेटमेंट में आ गया रहेगा, वो मतलब नेट इनकम में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड रहेगा। वो तो वापस लेना पड़ेगा क्या, नहीं। तो वो फुकट में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सेकंड क्या है, अनरियलाइज्ड लॉस फ्रॉम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, ये आएगा, ये ओसीआई का लाइन आइटम है ना। तो कितना है वो, -15 बराबर। उसके बाद डिविडेंड्स पेड तो इसमें से जाएगा ना, डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड जो है इसमें से। बट अपने को क्या, नेट इनकम कितना है वो देखने का है, नेट इनकम प्लस ओसीआई। डिविडेंड्स वाला पार्ट नहीं देखना ना, डिविडेंड्स पेड कहाँ पे आता है, एक तो डिविडेंड्स पेड कैश फ्लो लाइन आइटम है, कितना एक्चुअली पे किया। अपना सपोज 1 साल का ना नेट इनकम आता है 200 करोड़, वो 200 करोड़ में से डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, 50 करोड़। बट भाई वो अलग सा थोड़ी लेने का है, नेट इनकम कितना है वो देखना है ना, और उसमें से कटेगा डिविडेंड्स। तो हम लोगों को वो अलग सा काटने का जरूरत है क्या, नहीं। हम लोगों को तो मिल गया ना नेट इनकम कितना है, नेट इनकम कितना था 1000, है कि नहीं। तो डिविडेंड्स पेड आएगा क्या, नहीं। फिर क्या है, रीएक्वायर कॉमन स्टॉक। रीएक्वायर कॉमन स्टॉक मतलब क्या, रीपरचेस, स्टॉक रीपरचेस। उससे क्या होता है, स्टॉक रीपरचेस से मेरा कैश जाएगा और इक्विटी कम होएगा, बट मेरा ओसीआई नेट इनकम में फर्क आएगा क्या, नहीं। तो वो फुकट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम कैश फ्लो हेजिंग डेरिवेटिव्स आएगा, यस। कितना है वो, +30। अनरियलाइज्ड लॉस फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, ये भी आएगा, -10। फिर रियलाइज्ड गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये क्या है, मेरा नॉन कोर पार्ट है, जो बेसिकली ईबीआईटी के नीचे आएगा यहाँ पे। तो वो नेट इनकम में तो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ना, तो अलग सा लेना है क्या, नहीं। वापस कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना आता है, 1005। क्लियर है, लिख लो।